हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 40। इस सवाल को आप इस प्रकार से कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है आपका 6 उसका सबसे लंबा सवाल है और इसका जो सॉल्यूशन है वो सबसे लंबा है। इसको आप 2 से 3 प्रकार से हल कर सकते हो, पर यहां पर सबसे सरल विधि जो मुझे लग रही है, आशा करता हूं आपको भी ये बात पसंद आए कि ये तरीका है जिससे आप बहुत सरल तरीके से इस सवाल को हल कर पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिख रखा है? एक त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले आपको काम करना है, एक त्रिभुज बनाना है एबीसी के रूप में। ये हो गया आपके पास में त्रिभुज, ये हो गया ए और सी। ठीक है, एबीसी की भुजाएं एबी और एसी, ये भुजा होगी आपके पास में एबी और ये भुजा होगी आपके पास में एसी। ठीक है, तथा माध्यिका एडी। अब माध्यिका का मतलब आपको समझना है, इस बात को ध्यान रखना कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। यहां पर आपके त्रिभुज है तो यहां पर इसके 3 शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। ये 3 शीर्ष हैं। इन तीनों शीर्षों में से आप किसी भी शीर्ष से यदि कोई रेखा खींचते, यहां से ए से आपने कोई रेखा खींची, यहां जैसे देख लीजिए माध्यिका आपको क्या दे रखी है, ए डी। तो इसमें से ए, तो ए के ए जो है वो इसका शीर्ष है और दूसरा बिंदु इसका डी आएगा। वो जो दूसरा बिंदु डी आएगा वो किस प्रकार से आएगा उसको देखना है। तो ए से हम यदि यहां से कोई रेखा खींचते हैं, हम इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से हम रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखा का जो बिंदु है आपका डी, ये जो रेखाखंड खींचा आपने और इसका बिंदु क्या आया डी, तो ये क्या बन गया ए डी। अब ये डी बिंदु कहां पर होगा? आपके सामने वाली भुजा, ए शीर्ष के सामने वाली भुजा जो होगी उसको वो क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा ये डी बिंदु। मतलब क्या हुआ माध्यिका का कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी भी एक शीर्ष से यदि आप कोई रेखाखंड खींचते हो तो सामने वाली भुजा को समविभाजित कर दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये डी बिंदु है, इसका बीसी का मध्य बिंदु है, ये बीचों बीच है। अभी रफ में भले थोड़ा आगे पीछे आपको दिख रहा हो, पर आपको जब भी इसका मध्य बिंदु के रूप में देगा तो ये कहलाएगी आपकी माध्यिका। तो अब इसने बीसी जो भुजा थी आपकी उसको इसने क्या कर दिया, इस डी बिंदु ने आपका क्या किया कि इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि ये वाला जो भाग है वो और ये वाला दोनों बराबर हो गए, यानी कि बीडी बराबर डीसी। ये बात याद रखनी है कि आपकी इन 2 पार्टों को बराबर बांट दिया है। किसने बांटा? माध्यिका ने। जब भी माध्यिका होगी उसका जो बिंदु होगा वो मध्य बिंदु के रूप में काम करेगा और सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देगा, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर होगी। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ये पहला काम हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? एक अन्य त्रिभुज। यहां पर हमें त्रिभुज का कोई नाम नहीं दे रखा है, पर यहां पढ़ते हैं एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम। हमें इसकी भुजाओं से यह पता चलता है कि ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास में वो पी क्यू आर के रूप में, यहां हमें त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा है, पर आपको यह समझना है यहां पर कि ये जो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में वो पी क्यू आर के रूप में यहां बना लेते हैं त्रिभुज। और ये त्रिभुज हो गया आपका पी क्यू और आर। फिर क्या कह रहा है? उसकी भुजा पी क्यू और पी आर, ये भुजा होगी इसकी पी क्यू और पी आर, ये भुजाएं होगी उसकी, तथा माध्यिका पी एम। जैसे ही माध्यिका कहे आपको यहां से एक जो बिंदु होगा या एक लेटर होगा वो आपका शीर्ष का काम करेगा। तो यहां पर शीर्ष का काम कौन कर रहा है? पी बिंदु। तो पी से आप क्या करोगे, एक रेखा खंड इस प्रकार से सामने वाली भुजा की तरफ ही जाएगा, अंदर की तरफ खींचोगे तो वो सामने वाली भुजा की तरफ आएगा और ये कहां आएगा, इस क्यू आर के बीच में। बिल्कुल कौन सा बिंदु आएगा आपका? एम बिंदु। ये जो एम बिंदु होगा वो क्या करेगा, इस क्यू आर भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में क्यू एम बराबर एम आर के रूप में। समझ में आ गया? ये जो क्यू आर भुजा है उसको एम बिंदु 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर होगी। क्यों होगी?
ये हो रही आपकी माध्यिका की वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। अब इस सवाल में आपको क्रमशः, जब भी इस प्रकार का शब्द आएगा क्रमशः, तब आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। जैसे आपको पहले वाला त्रिभुज यहां एबीसी दे रखा है, तो एबीसी की जिस प्रकार की भुजाएं दे रखी है जिस क्रम में, और जो माध्यिका दे रखी है उसी क्रम में आपका जो दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी भी भुजाओं को और माध्यिकाओं को उसी क्रम में रखना है। अब इसको कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान देना। और ये जितनी बात है वो आपको इस सवाल में दे रखा है, इसलिए हमें पता है कि इस प्रकार के सवालों में जब भी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं, पहला काम क्या करते हैं, दिया है। तो हमें यहां पर क्या दिया, तो आप लिखोगे पहले दिया है। आपको यहां पर क्या दे रखा है, तो पहले त्रिभुज की, ये त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की भुजा दे रखी है। देखिए एबीसी त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी दे रखी है, दूसरी भुजा आपके पास में एसी दे रखी है, और तीसरी माध्यिका दे रखी है आपको एडी। अब जो ये क्रम है, ए बी पहले है, एसी सेकंड नंबर पे है और एडी माध्यिका वो थर्ड नंबर पे है। आपको भी ये जो ए बी पी क्यू आर त्रिभुज है उसकी भुजाओं का जो क्रम है, पी क्यू पहले है तो वो ए बी भुजा पहले, तो उसके समानुपात के रूप में कौन सी भुजा आएगी, पी क्यू, क्योंकि ये पहले नंबर पे ये है तो पहले नंबर पे ये आएगी। दूसरे नंबर पर यहां एसी है, दूसरे नंबर पर यहां पी आर है, तो यहां दूसरे नंबर पर आएगा पी आर, और अंत में आपको दे रखी है माध्यिका एडी, यहां पर अंत में दे रखी है आपकी माध्यिका पी एल। और ये सभी समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब अनुपात इनका बराबर है, तो आप सबका अनुपात बराबर के रूप में लिख देंगे। यह हो गया आपको दिया है के रूप में, समझ में आ गया। ऐसे पहला काम करना है। फिर दूसरा काम क्या होता है, दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। अब हमारे पास में ये दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, ये हमको क्या करने हैं, समरूप सिद्ध करने। अब समरूप सिद्ध करने तो पहले लिख देंगे, यहां सेकंड स्टेप पे आएगा आपका सिद्ध करना है। क्या शब्द आएगा, सिद्ध करना है। ये आपकी होगी सेकंड बात, ये होगी आपकी फर्स्ट बात। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब दूसरी बात याद रखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके पास में, एक बात को हमेशा ध्यान देना कि ये वाली जो चीज है इसको आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। और ये वाली चीजें वो आपके पास में मटेरियल के रूप में, इस चीज से ये जो चीजें हैं मटेरियल के रूप में, ये चीजें आपके पास में अवेलेबल है, जो चीजें आपके पास में है उससे ये वाली चीज आपको बनानी है। तो आपको देखना आना चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या उपलब्ध है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में उपलब्ध क्या दिया का मतलब ये चीजें हमारे पास में उपलब्ध है। क्या दे रखा है, ए बी बटा पी क्यू, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है, उसकी भुजा ए बी है, और यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा है। ये दोनों अनुपात के रूप में आपको मिली हुई है। दोनों के अनुपात क्या है, समानुपाती है, समझ लेना। दूसरी बात, यहां भुजा ए सी, तो यहां पर भुजा कौन सी दे रखी है, पी आर। ये दो भुजाएं आपको समानुपात के रूप में यहां से मिली हुई है। अंत में आपको मिली हुई है माध्यिका एडी और पीएम। अब ये माध्यिका तो हमें तो एबीसी त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज को करना, ये बीच में आ रही है, पर दिया है तो इसका उपयोग कहां करना है वो ध्यान रखना है। क्या करना है, उपयोग कैसे करना है, उपयोग में आएगी। पर अब हमें पता चल गया कि इसकी दो भुजाएं तो हमारे पास में समानुपात के रूप में ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर हमें दे रखा है। यदि हमारे पास में दो भुजाएं समानुपात के रूप में आ गई, और यदि हमने यहां से कोण ए और कोण पी यदि इसको बराबर कर दिया, तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे पास में क्या हो जाएंगे, समरूप। दो चीजें तो अवेलेबल है, बस हमें ढूंढना है यहां पर कोण ए को। आपके दूसरे सवालों में ऐसा होता है कि तीनों चीजें अवेलेबल रहती है, सब चीजें होती है तो सीधा सीधा आप लिख देते हो कि ये समरूप है। पर कभी कभी ये बात हमारे पास में छिपी हुई होती है, हम इसको पता लगाना होता है कि ये कोण ए इसका और कोण पी बराबर है।
उसका पता लगाना होता है तो बराबर ही, पर हमें पता लगाना होता है। जैसे कोई अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, अब रस्सी पड़ी हुई आपको पता है रस्सी है, आप तो जानते हैं, पर दूसरा जो साथी है आपके पास में उसको पता नहीं है कि ये रस्सी है और अंधेरा है। आपने कहा रस्सी, उसने कहा बता मेरे को साफ दिख रहा है। तो आप उस वक्त क्या करोगे, उस पर टॉर्च डाल करके, रोशनी डाल करके आप इसको दिखा दोगे, हाँ कह देगा हाँ बिल्कुल ही ये रस्सी ही है, तब मानेगा, उसके पहले नहीं मानेगा। वैसे ही यहां पर आपको ए कोण नहीं दिख रहा, ए कोण और पी कोण हमको यहां पर कहीं नहीं दे रखा, ये दिख नहीं रहा है, ए और पी बराबर है। अब हमें यहां पर इसके लिए रोशनी डालनी पड़ेगी। रोशनी का मतलब होता है रचना, हम यहां उसका रूप लेते हैं रचना के रूप में। क्या लिखते हैं, रचना करनी होती है। तो रचना करने का मतलब आप कभी ये मत समझिएगा हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ रहे, हम जोड़ कुछ नहीं रहे। जैसे रस्सी को देखने के लिए टॉर्च डाल दी, वापस हटा दिया, बस देख लिया। यहां पर भी रचना का भी यही काम है, हम यहां एक्स्ट्रा जो जोड़ करके आपको कोण ए और पी बराबर है ऐसा दिखाने जा रहे हैं। तो ये रचना का काम भी एक तरह से टॉर्च के रूप में है, ये बात को याद रखना। इससे हम देखेंगे ए और पी कोण किस प्रकार से बराबर है, और इस बात को पूरे फोकस से देखना, आपका ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए कि रचना हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब देखिए रचना में हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। रचना, अब रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, और इसकी स्टेप इतनी ज्यादा है कि यदि आपने उसको ध्यान नहीं दिया और घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो आप किसी हाल में बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये रचना, अब रचना में क्या करेंगे वो देखिए। ये जो आपकी माध्यिका है एडी, कौन सी माध्यिका है, एडी, तो हम एडी माध्यिका है, उसका डी बिंदु है हमारे पास में, कौन सा बिंदु है यहाँ, डी बिंदु है। इस डी बिंदु को हम कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे, ई तक। अब कितना बढ़ाया, जितना एडी माध्यिका का माप है उतना ही हमने डी को बढ़ाया। याद रखना, जितनी एडी माध्यिका है यहां पर उतना ही हमने डीई को बढ़ाया, और फिर इसको इससे जोड़ दिया। हम एक्स्ट्रा कुछ जोड़ नहीं रहे, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कोण ए और कोण पी बराबर है, इसको दिखाने के लिए ये सब काम कर रहा हूं यहां, समझ रहे हो इस बात को। तो यहां ये जोड़ दिया, तो फिर आप रचना में यहां लिख दीजिए पूरा त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका, आपको एग्जाम में लिखना है माध्यिका ए डी के डी बिंदु को ई तक बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया वो लिखना आपको, एडी माध्यिका है, उसका डी बिंदु है, उसको आपने ई तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया, जितना एडी है उसके बराबर डी ई किया, तो आप लिखोगे एडी बराबर डीई। यहां ध्यान देना, यहां जितना एडी है उतना डी बढ़ाया, इसको आपको लिखना होगा कि हमने एडी जितनी माध्यिका है उतना डी को बढ़ाया। अब ये हो गया, फिर क्या किया था, ई बिंदु को सी से मिलाया, तो इसको भी लिख दीजिए ई को सी से मिलाया, ये आपको लिखना है। ये काम किया, ऐसे कैसे यहां पर भी आपको काम करना है। पी क्यू आर जो त्रिभुज है आपका, उस पर भी आपको इसी तरीके की रचना करनी है, कोई कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको इतना बढ़ाना है, एडी के बराबर बढ़ाया तो यहां कितने किसके बराबर बढ़ाओगे, यहां पर पीएम के बराबर, ये जितनी माध्यिका है उतना ही इसको आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। पीएम, ये एम बिंदु है, पीएम माध्यिका का एम बिंदु है, उसका आप नामकरण कर दीजिए कुछ भी, यहां कर दिया मैंने एन, एम को एन तक बढ़ाया और फिर एन को आर से जोड़ा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, कौन से त्रिभुज को लिया आपने, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका, कौन सी माध्यिका इसकी, पीएम के कौन से बिंदु को बढ़ाया, एम बिंदु को, तो लिखेंगे एम बिंदु को एन तक बढ़ाया, एन तक बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हो गया, एन तक बढ़ाया, तो ये कितना बढ़ाया, तो यहां लिखना आपको कितना बढ़ाया है, पी एम
PM जितनी माध्यिका है उतना ही आपने MN को बढ़ाया लिखेंगे, PM बराबर MN। ये हो गया। फिर आपने क्या किया, N को R से मिलाया, आपको लिखना है N को R से मिलाया। ये होगी रचना। अब ये रचना करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी रचना की, हमको कोण A और P बराबर करना है। ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास में दो भुजाएं तो समानुपात के रूप में मिल चुकी है, खाली एक ही काम करना है, कोण A और P बराबर मिल गया तो फिर हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये दोनों ये काम हो गया आपके पास में। ओके, समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे अब हम क्या करेंगे वो एक एक बात को देखिए, हम यहां से क्या कर रहे हैं, अब ध्यान देना आपको। अब मैं यहां पर काम कर रहा हूं, ये जो त्रिभुज आपका दे रखा है, ये जो रचना की आपने, इससे आपका एक त्रिभुज बना DEC, ये वाला त्रिभुज बना आपका, ये वाला त्रिभुज बना, और यहां लूंगा मैं अभी ABD। अब ध्यान देना, इन दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूं मैं, आपको इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों को लेना है। अब यहां से समझना शुरू कीजिए कि मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं। अब त्रिभुजों के नाम लिख दीजिए, ABD, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं और एक ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, क्रॉस वाले। ठीक है, तो यहां लिख दो आप त्रिभुज ABD। वह त्रिभुज कौन सा बन गया, ABD तो ये हो गया, यहां से बन गया CDE, त्रिभुज CDE में। अब इसके अंदर आपको देखना है क्या क्या दे रखा है। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, यहां देखिए AD और DE, ये दोनों भुजाएं आपकी, ये वाला त्रिभुज है इसका AD भुजा, ये वाला त्रिभुज की भुजा है AD, ये माध्यिका हो, और ये आपने जो CDE में DE बढ़ाया, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को देखना है। AD बराबर हो जाएगी ED, AD के बराबर क्या हो जाएगा, यहां आप AD, यहां वाला त्रिभुज है तो आप यहां लिखिए AD बराबर इस वाले में कौन सा हो गया, ED। ठीक है, क्यों बराबर है बताइए, ये था तो माध्यिका थी और इतना ही हमने बढ़ा दिया, ये जितनी होगी उतना बढ़ाने पर आप लिखोगे रचना से। आपने रचना करके इसको बढ़ाया तो यहां लिखेंगे रचना से। ये काम हो गया। अब दूसरा देखिए, यहां कोण देखिए D बन रहा, इसका जो बिंदु D आ रहा माध्यिका का, उसका ये वाला कोण और यहां का D कोण, ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है बता सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण आपके क्या बन रहे, पर कोण D है तो आपको D का नाम लिखना आना चाहिए, D बीच में आना चाहिए। ये इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे तो आप लिखोगे ADB लिख सकते हो या फिर BDA लिख सकते हो। इधर वाले त्रिभुज में D बीच में आना चाहिए, त्रिभुज का क्योंकि D लिखना, D बराबर D नहीं लिखना, आपको इसका नाम रखना है त्रिभुज के हिसाब से। तो यहां लिख दीजिए ADB, यहां हो गया। इस वाले त्रिभुज यहां से लिखना है तो कौन लिखेंगे ADB बराबर, यहां से कौन सा कोण हो जाएगा, यहां लिखिए D, तो यहां लिखिए CDE, ये कौन हो गया CDE। दोनों बराबर क्यों है, लिखेंगे शीर्षाभिमुख। कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस त्रिभुज की हमने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर कर दी। अब आप यहां देखिए, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की और ये वाली भुजा भी आपके बराबर है। कौन सा, BD और DC। क्यों बराबर है, ये माध्यिका D है वो इन दोनों को बांट रही है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा CD। यहां BD के बराबर में क्या हो जाएगा आपका CD। क्यों बराबर है, तो ये माध्यिका की वजह से बराबर, यहां लिखोगे माध्यिका। बात समझ में आ रही है, माध्यिका से। यदि ये तीनों हमारे पास में जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया, बराबर है, ये अनुपात में नहीं है, अनुपात का मतलब अलग होता है और बराबर का मतलब अलग हो रहा है। तो यहां तो अनुपात वाला, पर यहां तो बराबर आ रहा है, AD बराबर ED और BD बराबर CD आ रहा, और कोण बराबर आ रहा है, तो फिर आप लिखोगे यहां से
एस नियम से क्या हो गया? ऐसे एस नियम से। अब आपको नाम रखने आना चाहिए इस त्रिभुज का। बोले यहां तो यहां होगा ए डी और बचेगा क्या? ए डी और बी। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ए डी बी। ये त्रिभुज हो गया ए डी बी। सर्वांग सम, समरूप नहीं है, यहां पर ध्यान देना। सर्वांग सम का मतलब जिसकी दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों की भुजा जिसकी बराबर होती है उसको सर्वांग सम कहते हैं। यहां समरूप नहीं हुए, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए? सर्वांग सम। ये हो गया एडीबी सर्वांग सम। आप लिखिए यहां से एडीबी सर्वांग सम हो जाएगा ई डी और बचा क्या? ईडी और सी। ईडीसी ये दोनों आपके क्या हो गए? सर्वांग सम। अब आपको ध्यान भी देना कि क्या आपने लिखा सर्वांग सम वो नाम सही है या नहीं। यहां देखिए एडी के बराबर ईडी आ रहा है। यहां नाम से भी पता लगाना, ये भुजा होगी इसकी। ये दो लेटर लेंगे तो इसकी एडी भुजा होगी, इसकी ईडी भुजा होगी। तो ये होगी एडी और ये होगी ईडी, यानी कि इस त्रिभुज की ये बातें बराबर हमने लिखी है। दूसरे पर डीबी और डीसी, तो ये हो गया डीबी और ये डीसी, बराबर हो गया। इधर ध्यान दो, ए बी और ईसी, ये भुजा आपकी बराबर होगी। तो यहां से ये तो पता है हमें कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो फिर ये तीसरी भुजा भी ए बी और ईसी भी आपकी क्या बराबर हो जाएगी। ये बहुत याद रखने वाली चीज है और आपको इसमें आगे काम आएगा। अब देखिए ये भुजा हमारे पास में बराबर है, तो फिर अतः हम क्या कहेंगे यहां से? अतः यहां देखिए ए बी बराबर हो जाएगी ई सी। इसको लिखोगे समीकरण फर्स्ट। सॉरी, याद रखना आप मैं क्या कह रहा हूं। ए बी और ई सी बराबर किया समीकरण एक से हमने, क्योंकि ये भुजाएं तो हमारे पास में बराबर, यहां से ये वाली भुजा भी आ गई थी, इससे ये भी आ गई, बची कौन सी? ये वाली और ये वाली। ये बराबर क्यों हो गई? क्योंकि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो दो भुजाएं तो हमारे पास में पहले जो हम कर रहे हैं उसी से आ रही है, तो तीसरी भुजा स्वतः ही बराबर हो गई। तो मैंने यहां लिख दिया ए बी बराबर इसी समीकरण एक से, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी बराबर है। समझ में आ गया ये बात? ये पहला काम हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरा काम इस त्रिभुज में भी करोगे, ये जैसा किया। यदि ये आपको समझ में आ गया है तो ये तो बहुत आसान तरीके से इसको कर दोगे। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को हम कर लेते हैं और उसको करते हैं हम रेड शाई के पेन से। ध्यान दो इधर है नहीं, उसको बहुत ध्यान से इसको समझना, नहीं तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बस इतनी समझ में आ गई, ये वाला बात भी आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ कौन सा त्रिभुज है आपके पास में, उसको इसी प्रकार से आपको लिखना है। यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे हम पी क्यू एम, कोई भी नाम रख सकते हो, पी एम क्यू बोल सकते हो आप। पी क्यू एम का कौन सा ले रहे त्रिभुज? ये वाला और ये वाला, रचना से बनाया वो और आपके पास में है वो। ये जैसे यहां पर ये दोनों लिए तो यहां पर भी यही लेना है। ये समझ में आ गया तो ये आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज होगा? आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू एम, यहां पर कोई भी नाम रखो, जब सर्वांग सम होंगे तब नाम सही होना चाहिए। यहां से हमने लिख दिया पी क्यू एम व त्रिभुज कौन सा हो गया? यहां पर देखिए, यहां क्या नाम रखोगे आप? एन आप आर एम एन रख सकते हो, एन एम आर रख सकते हो, यहां कुछ भी नाम रख दो, एन एम आर। दो त्रिभुज है आपके पास में, कोई भी नाम रख दिया आपने। यहां पर ध्यान देना, ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब आपको यहां दिखाना है कि कौन कौन से इसकी भुजा बराबर है, बताओ इन दोनों में कौन सी भुजा? देखी हमने पी एम और एम एन को बराबर किया, कहां से? रचना से किया। ये इसमें जैसे क्या था, हाँ अब देखिए नाम यहां लिखोगे तो ध्यान रखना इसकी पी एम, भले नाम यहां पी क्यू एम लिखा है पर यहां भुजा को देखना पी एम बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए एन एम लिख दो, एन एम। ये दोनों हो गए। ये बराबर क्यों हुए? रचना से, क्योंकि जितनी पी एम अधिका थी उतना ही हमने एम एन को बढ़ाया है। क्या लिखोगे? रचना से। ये दोनों बराबर हो गए रचना। यहां पर कोण एम है, उसको आपको बीच में रखना हमेशा। तो ये वाला कोण एम है, तो एम को हमको बराबर करना है ये वाला त्रिभुज का। यहाँ वाला एम कोण, यहां से ये वाला, तो इसका नाम रखेंगे तो एन एम आर रख सकते हो। और ऊपर वाला पहले इस तरफ लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको ये वाला लिखना है, तो पी एम क्यू आप ऐसा नाम रख सकते हो। यहाँ पर पी एम क्यू बराबर
यहां से रख सकते हो NMR। और ध्यान से रखना है NMR बराबर क्यों है, तो शीर्षाभिमुख। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली बराबर कर दी, ये कोण, और ये वाला भी बराबर हो गया। अब देखिए, लिखिए कौन का, इधर वाले में यही नाम लिखना क्यू है, तो ये कोण नहीं है, भुजा है ये, तो आपको भुजा लिखनी है। क्यू एम बराबर हो जाएगा RM, ठीक है। ये क्यों बराबर है, तो माध्यिका से, माध्यिका बराबर बांट रही है, माध्यिका से। यदि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होने पर हम लिख सकते हैं SAS नियम से। कौन से त्रिभुज बराबर हुए, नामकरण सही करना। PM तो हो गया, और बचा क्या इसमें से, Q, लास्ट में लिख दीजिए Q। लिखेंगे त्रिभुज PMQ भुजाएं बराबर है, सर्वांग सम हो रहे हैं, ये भी सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है, समरूप नहीं है, तो आप लिखोगे सर्वांग सम। यहां पे नाम रखोगे NM और बचा क्या R, और फिर मिलाकर के भी देख लेना है आपको कि क्या सही है। PM और NM देखिए, P कौन सा आ रहा है, PM हो गया, ये हो गया, और यहां कौन सा आ रहा है, NM या MN, ये बराबर है, सही है। दूसरे में MR, यहां देखो MQ और MR, MQ कहां है, MQ और MR, ये भी बराबर आ रहा है, तो तीसरी भुजा स्वतः ही बराबर हो गई। तो फिर अब की बार में आप लिखोगे PQ बराबर NR या RN, है नहीं, ये दोनों आपके सर्वांग सम हो गए। अतः आप यहां क्या कहोगे, PQ बराबर NR या RN, आप जो भी मर्जी हो वो नाम लिख दीजिए, RN। ये हो गया आपका पास में समीकरण 2। और ये सब काम क्यों कर रहे हैं, इतनी लंबी कथा इसलिए कर रहे हैं कि कोण दोनों बराबर हो जाए। अभी तो कुछ बराबर हुआ नहीं है, अभी तो आपने इतना काम कर लिया, ये स्टेप इतनी बढ़ गई। यहां देखिए, ये आगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ गई सर्वांग सम से, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ गई सर्वांग सम से। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करना है वो देखिए। अब तीसरी स्टेप में आपको क्या काम करना है उसको ध्यान देना। अब की बार में आपने इतना कुछ कर लिया, फिर आपको यहां से देखिए, हम पहले ABC वाले त्रिभुज का लेते हैं, याद रखना। यहां से कर लिया, ये वाला बराबर हो गया। अब देखिए, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे यहां से, कौन सा, AC और E, और यहां से यहां वाला उठाएंगे, ये वाला अब उठेगा AEC त्रिभुज। ध्यान देना, ये दोनों हमने कर दिया, हम उठाया AEC। अब देखिए AEC त्रिभुज का नाम लिख देता हूं मैं, यहां जगह कम है थोड़ी, तो इसको देख लेना। त्रिभुज AEC, ये वाला त्रिभुज उठाया यहां से, AE और ये है हमारे पास में C, ये त्रिभुज उठाया, D नहीं आएगा बीच में ना, पूरा लंबा ले लिया, AC हो गया। इधर ध्यान देना और इधर ध्यान दीजिए, यहां कौन सा आ गया, यहां कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसको लिया, तो फिर यहां पर NR, बिल्कुल, वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारे पास में बड़े वाला त्रिभुज। ये वाला ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज यहां से उठा रहे। कठिन कुछ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ क्या कर रहे हैं। जब सवाल हल करोगे तो 1 मिनट में हल कर दोगे, अभी समझ रहे हैं तो समय लग सकता है, और ढंग से समझा तो सही। तो ये हो गया त्रिभुज त्रिभुज, यहां से कौन सा नाम लिख दो, PRN। यहां नाम लिखते वक्त तो कुछ भी लिख दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप इसको समरूप या सर्वांग सम करते हो तब नामकरण सही होना चाहिए। ये दोनों त्रिभुज आ गए आपके पास में। हमने अब की बार में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज उठाया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। पर इन दोनों को लिखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात जो आपको दिया है, यहां से देखिए, ये जो दिया है आपको, उसको पहले मैं यहां उतार लेता हूं। क्यों उतार रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, पहले आपको इसको उतार लेना है। यहां लिखेंगे AB बटा PQ बराबर, ये याद रखना, यहां ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा और समझ के देखो सरल है। AB बटा PQ, AC बटा PR बराबर माध्यिका दे रखी है AD बटा PM। ये क्यों लिखा, तो दिया है इसलिए हम यहां लिख सकते हैं
लिखा। अब ध्यान देना यहां पर, अब हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। अब यहां देखिए ए बी बटा पी क्यू, पर देखिए इस दोनों त्रिभुजों में कहीं भी आपको, यहां से भी देखो चाहे इसमें देखो, कहीं आपको ए बी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यहां क्या पी क्यू दिख रहा है क्या आपको? कहीं पर भी पी क्यू नहीं दिख रहा। इन दोनों त्रिभुजों में नाम देखोगे तो भी, और इस आकृति को देखोगे तो भी आपको यहां पर ए बी बटा पी क्यू नहीं दिख रहा। अब यहां दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। मैंने इन दोनों समीकरणों में आपको सिद्ध किया था ए बी के बराबर में कौन है? ई सी। यहां देखिए मैंने इन दोनों को सर्वांग सम जब किया था, कहा था याद रखना ये ए बी जो भुजा है उसके बराबर में ई सी है, तो यहां पर ई सी है कि नहीं है ये? तो हम ए बी की जगह ई सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिखने का मतलब नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसके माप से लेना देना। यदि ए बी यहां 10 सेंटीमीटर होगी तो इसके बराबर है, हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई सी। ए बी बटा पी क्यू के बराबर में ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ई सी। समीकरण 1 से ए बी की जगह ई सी, और देखिए सेकंड समीकरण में पी क्यू की जगह आर एन। इसमें देखिए पी क्यू आ रहा है यहां पर नाम जो आपको दिया था इसमें, पर मैंने यहां प्रूव करके ये कर दिया कि आर एन इसके बराबर है, पी क्यू के बराबर आर एन है। यहां इस त्रिभुज में ये काम आ रहा है, तो पी क्यू के बराबर में क्या आ जाएगा? यहां पर पी क्यू के बराबर में आ जाएगा आर एन। ये कहां से आया, आपने ऐसा क्यों किया? तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण 1-2 से, आपने पहले से ही प्रूव कर दिया था। ये हो गया, एक काम हो गया। इस त्रिभुज में हमने ये कौन कौन सी, आप देखिए ए सी और आर एन को हमने बराबर कर दिया। कौन से त्रिभुज, कौन कौन सी भुजा होगी बराबर? यहां देखिए ई सी, देखिए इसमें ई सी ये वाली भुजा आपकी, और यहां से आ रही है आर एन, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा। ये दो भुजा हमारे पास में अनुपात में आप बराबर आ गई। अब सेकंड नंबर पे देखिए ए सी और पी आर। अब देखिए ए सी ये वाले त्रिभुज में है कि नहीं? ये है, ये दे रखा, ये भी है, और यहां कौन सा दे रखा? पी आर। तो ये पी आर भी है, इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी ये भुजा और ये भुजा भी समानुपात में हमको, तो ये तो दिया हुआ ही है। सेकंड वाला तो ए सी बटा पी आर, ये तो क्या है? बराबर आ जाएगा ए सी बटा पी आर ही लिखेंगे, क्योंकि ये तो दिया है। तो यानी कि ये वाली भुजा ए सी और पी आर बराबर हो गया, ये समानुपात के रूप में आ गई। बराबर नहीं कहेंगे, अनुपात में बराबर आ गई ये वाली, और ये वाली तो हमने समीकरण से आ गई। अब तीसरी देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखिए, एडी या एडी बटा पी एम आ रहा, कहीं है क्या नाम एडी बटा पी एम? इस त्रिभुज में देखिए एडी और पी एम नाम है ही नहीं। पर अब देखिए ये यहां तक है, ये जो त्रिभुज आपका दिया के यह नाम है, इसका हमने दुगुना किया, तो एडी को दुगुना किया तो क्या बन गया? ए ई बन गया। एडी को दुगुना किया तो क्या बन गया? तो फिर एडी को क्या लिख सकते हैं? 2AD। क्या लिख सकते हैं? 2AD लिखेंगे तो ए ही आ गया। हमको तो यहां क्या चाहिए? ए, ये वाला त्रिभुज लिया हमने ए ही वाला, और यहां से भी नाम देखिए ए ही यहां पर मिल रहा है। ए ही लिखने के लिए हम लिख सकते हैं उसको 2AD, और यहां पर हमको दे रखा पीएम, पीएम का डबल किया था पीएन बनाने के लिए 2PM। तो फिर इसके बदले में हम एडी बटा पीएम जो था उसको हमने लिखा 2AD बराबर 2PM, और ये 2AD बराबर 2PM होने पर एडी क्या हो गया? अब AE, और ये क्या हो गया? PN। ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये अनुपात में बराबर, अरे कैसे कह सकते हो? आपको कैसे समझ में आया कि ये एडी तो इतना इतना है और AE और PM तो बराबर है, तो फिर आप इसके अनुपात में बराबर ऐसा कैसे कह सकते हो? तो समझिए, इसको समझिए। मान लो यहां पर होता 10/20, ये तो इसका अनुपात कितना हो गया? 10 से कम 10, 10 दूनी 20। यदि आपने इसको बढ़ा दिया, अभी हमने दुगुना कर दिया, तो 10 को यदि आपने 20 कर दिया होता और 20 को आपने 40 कर दिया, क्या अनुपात 1/2 आता है कि नहीं आता? 20 से कम 20, 20 दूनी 40। इसके अनुपात पर बढ़ाने या आधा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको बढ़ा दिया तो AE/PN आ गया, पर यहां अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये अनुपात में रहेगा। यानी कि अब की बार में ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए? आपके समानुपाती हो गए। तो फिर आप यहां लिखिए, थोड़ा लंबा है या जगह थोड़ी कम है, पर आप इसको स्टेप टू स्टेप नंबर से लिखते रहना।
मैं स्टेप भी आपकी बना दूंगा। यहां समझिए, अब आपके पास में ये आ गया, तो फिर आपके पास में तीनों भुजा क्या आ गई, समानुपात के रूप में आ गई। तो फिर लिखिए कौन कौन सी हो गई, ई सी, यहां लिखो ई सी बट्टा, यहां से कर दिया आपने आर एन, इस त्रिभुज की ए सी बटा आर एन बराबर में आ गया ए सी बटा पी आर, बराबर में यहां आ गया, यहां देखिए ए बटा पी एन, ए बटा पी एन। ये तीनों भुजाएं आपकी एस 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 समानुपात के रूप में आ गई तीनों भुजाएं। तो आप क्या कह सकते हो, एस 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 नियम से ये समरूप हुई है, बराबर नहीं, अनुपात में है। एस एस नियम से कौन सा त्रिभुज, अब ध्यान देना है कि कौन सी भुजा किसके बराबर हुई, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये भुजा का नाम आपने यहां भले चाहो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो आपके एसी के बराबर में क्या आ रहा है, एसी के बराबर में अनुपात में कौन सी भुजा आपके, पी आर। तो आप यहां नाम जब लिखो तब लिख दीजिए ए सी, अब बचा कौन सा, ए सी, और अब कौन सा बचा, ई। तो यहां लिखोगे त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज, नाम को याद रखना है। यहां से आप देखिए ए सी हो गया इसका नाम, यहां से ए सी के बराबर कौन है, पी आर। तो यहां लिख दीजिए पी आर, और बचा क्या इसमें से, पी आर एन। ये नाम लिखते वक्त भी आपको ध्यान देना। अब आप देखोगे इसके जो समानुपाती भुजा है वो अपने आप बराबर आ जाएंगे। देखो ए सी बटा पी आर है तो क्या है, ए सी बटा पी आर है। सीई बटा आर एन है तो आप देखिए सीई बटा आर एन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आपको चेंज करना होगा। देखिए सीई या ईसी लिखा या सीई लिखो, बटा आर एन आ रहा है यहाँ, ये भी सही है। और ए बटा पी एन है तो यह देखो ए बटा पी एन आ रहा है, यानी कि हमने ये नाम है वो बिल्कुल सही लिखे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों समरूप हो गए। यदि ये दोनों समरूप हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, अब देखिए अब कौन बराबर हो रहा है, ये दोनों जैसे ही समरूप हुए तो समरूप में क्या होता है कि उसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो यहां देखिए कोण ए, यहाँ जो एक लेटर लिखा हुआ वो कोण के रूप में, और दो लेटर देखेंगे तो वो भुजा के रूप में दिखता है। तो यहाँ ए कोण और पी कोण आपके संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि इतना, खाली इतना जो कोण है आपका वो एक कोण, और इसका कोण यह मान लीजिए दो, कोण एक और कोण दो आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। कहां से बराबर हुए, इसकी वजह से। तो आप लिख सकते हो कोण एक, यहां नाम लिख दिया। अगर कोण एक नहीं लिखो तो आप इसका नाम ही लिख दो, क्योंकि ये नाम लिखना ए। तो ये बड़े वाले त्रिभुज से लिखोगे तो यहां से सी ए ई, ऐसा लिख दो, ये पूरा नाम ही लिख दो। ए बीच में आना चाहिए है नहीं, सी ए ई बराबर आर पी एन, यहां लिखना, ये बीच में नहीं है ना, ये वाला आर पी एन। ये कौन बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला। अभी तो आधा आधा बराबर हुआ है, अभी तो हमें और एक ये वाला और इस वाले को भी बराबर करना है। पर आपको इतना सब अब करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। यहां पर ये सब जितना आपने यहां पर किया इतना करने की जरूरत नहीं। अब की बार में आप यहां से और इसको यहां बढ़ाया था, आप इन दोनों को जब मिलाओगे इस तरीके से, इन दोनों को आप जब सर्वांग सम करोगे और फिर इस वाले पार्ट को लोगे, तो इसी तरीके से ये वाला पार्ट और यहां से भी जब आप लोगे तो कौन से को करोगे, सर्वांग सम, इन दोनों को सर्वांग सम करोगे, और फिर इनकी भुजाओं को जैसे इसमें बराबर किया था उसी तरीके से बराबर करोगे। फिर इस त्रिभुज को आप क्या करोगे, समरूप करोगे, तो फिर ये कोण और ये कोण भी इसी तरीके से आपके बराबर आ जाएंगे। तो फिर परीक्षा में इतना फिर वापस आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर फिर लिखना है इसी तरह से। ये जो किया क्या आपने, जो काम इसका किया इसी तरीके से यहां पर भी हम काम करेंगे। यहां लिखेंगे इसी तरह से। आप स्टेप याद रखना, हमने पहली स्टेप में क्या काम किया, दूसरी स्टेप में क्या काम किया है ना, यहां से शुरू किया। पहले तो हमने ये लिखा, फिर दूसरी स्टेप में हमने ये लिखा, तीसरी स्टेप में हमने ये लिखा, ठीक है, ये यहां तक। और अब ये चौथी स्टेप में ये वाला नंबर से याद रखना, ये चौथी स्टेप का है। इसी तरह से इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपके त्रिभुज, देखिए ये ए बी ई, ये इधर ध्यान देना, यहां कौन ए बराबर करने जा रहे हैं इस पी को, यहां वाला का। तो यहां देखिए त्रिभुज ए, इसी तरह से त्रिभुज ए बी, और बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए बी और ई लेंगे ये बड़ा वाला। ये सब करने के बाद में ए बी त्रिभुज आएगा हमारे पास में,
ए बी ई व त्रिभुज, यहां देखिए यहां भी ये लिया था हमने, पी आर एन लिया था, अब की बार में आ जाएगा पी क्यू एन, त्रिभुज एन में आपने ये जिस प्रकार से बराबर किया था, अब यहां पर भी आप बड़े ध्यान से देख करके बता सकते हो कि कौन सी भुजा किसके बराबर होगी। ये वाला तो आपको पता चल गया, ए ही नाम लिख दीजिए, और ये तो बीच वाला है पी एन, तो यहां पर लिख दीजिए ए और पी एन। तो इसमें देखिए ए और पी एन तो आ ही रहा, तो यहां लिखेंगे, आप इसको समरूप क्या करोगे, ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एन में क्या लिखोगे, दोनों में क्या क्या आ रहा है बताइए, ए बी ई और पी क्यू एन में, अब देखिए ए ई, ये ए ई और ये पी एन, आप वापस लिख दीजिए ए ई बटा एन बराबर, यहां देखिए ए बी के बराबर में कौन सी आएगी, यहां वाली कौन सी भुजा है ए ई के बराबर में। अब आपको यहां से ये देखने आना चाहिए कि ये वाला है, तो आपको ये पता नहीं चला, देखिए यहां से सीधा लिख सकते हो, अगर यहां से कंफ्यूज हो जाओगे तो आपने ये वाला ले लिया ए ई और ये पी एन ले लिया आपने। अब देखिए ए और पी एन ले लिया, ये वाली भुजा होगी। अब देखिए बीई, यहां से लोगे तो बीई अनुपात में आ जाएगा क्यू एन, और अब कौन सा बचा, ये बीई क्यू एन हो गया, और कौन सा बचा ए बी, यहां ए बी आया, ये वाली ए बी बटा, यहां ए बी लिया तो पी क्यू, ये आपके अनुपात में आ गया। तो फिर आप इससे क्या कहोगे, एस 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 नियम से आपका कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई, यही है ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। अतः क्या हो जाएगा, कौन कौन सा बराबर हो जाएगा, आप देखिए अभी आपने जो कोण बराबर किया था तो सी ए ई, ये क्या था ए कोण, और इसमें से किया था आर पी एन। अगर ये दोनों भी, जब ये अनुपात में ये दोनों भी त्रिभुज समरूप हो गए आपके पास में, तो फिर अब कौन सा कोण हो जाएगा, यहां देखिए डी वाला, ये यहां आ रहा है डी, यहां देखिए डी कहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ये वाला डी। अब बताइए डी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डी तो है ही नहीं बीच में, यहां तक बना हुआ ए ई बना हुआ है, तो आपको ए करना है, तो यहां वाला नाम कैसे लिखोगे, ई ए बी, यहां लिखोगे ई ए बी बराबर, यहां से देखिए इसमें कौन सा आएगा, यहां आपको पी कौन बताना है, एन पी क्यू या क्यू पी एन, कोई भी लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे कौन सा, एन पी क्यू, एन पी क्यू, ये हो गया दोनों। अब ये दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर क्यों आया, यहां पर भी देखिए पी कोण बीच में और यहाँ ए कोण बीच में, समरूप। तो ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसा आपको यहाँ लिख देना है, नहीं यहाँ जगह कम है, आप यहाँ लिख देना दोनों बराबर होते हैं। अब ये हो गया आपके, यहाँ देखिए यहां से ये वाला समीकरण लिख दीजिए, सेकंड तो बन गया था, ये हो गया समीकरण थर्ड, और ये हो गया समीकरण फोर्थ। थोड़ा लंबा है, कोई इतना बड़ी बात नहीं अगर ध्यान से देखोगे। अब 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 और 4 जोड़ने का मतलब ये वाला, अब सी ए ई जुड़ जाएगा, यहां से ई ए बी, यानी कि यहां देखिए सी ए बी कहां है, यहां पर देखिए आप सी ए बी, ये वाला सी ए बी, यानी कि ये वाला कोण जुड़ जाएगा। और यहां से देखिए यहां कौन सा कोण लिखा आपने, ई ए बी, तो यहां देखिए ई ए बी वाला जुड़ जाएगा, तो ये दोनों कोण जुड़ते ही ये कोण ए बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, इस त्रिभुज का बी ए सी कोण बन जाएगा। तो आपको यहां लिखना है समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ोगे तो ये दोनों आपके जुड़ गए। तो यहां कौन कौन से देखे, फिर त्रिभुज इसका लिख दीजिए, कौन सी ए ई बराबर दे रखा है कौन आर पी एन, और यहां नीचे कौन सा जुड़ेगा इसमें, ई ए बी, ई ए बी बराबर में कौन एन पी क्यू, ये हो गया 3 वाला है समीकरण, ये हो गया 4 वाला। इन दोनों को जोड़ने पर आपका अब बन जाएगा
ये वाला कोण BAC, इस त्रिभुज को लोगे तो ए वाला बन गया पूरा। तो यह हो जाएगा कोण BAC बराबर यहां से हो जाएगा QPR। तो कोण बराबर हो गया ये दोनों। बस हमको ये बराबर करना था, ये बराबर करते ही तो दो भुजाएं हमको हमारे पास में दे रखी हैं। यदि यहां नहीं हो रहा तो मैं यहां थोड़ा सा आपको बोर्ड पे यहां पर करवा लेता हूं। यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सवाल लंबा है, आपको थोड़ा लंबा लगता है, पर जब आप हल करके समझ गए तो इससे सरल सवाल और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा आपको इसको करना होगा कि किस प्रकार से करते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब क्या हो गया, हमको दो भुजाएं मिल गई है वाली AB, यहां क्या मिल गया था हमको, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। ये तो भुजाएं हमको क्या है दिया था, ये तो दिया में आ गया। और अभी हमने कोणों को बराबर किया ये दोनों, तो यहां आ गया कोण BAC बराबर कोण QPR। तो दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर होने पर हम यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां लिखना त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ABC में, ABC व कौन सा त्रिभुज है, PQR में। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, समानुपात के रूप में आ गई, अनुपात के रूप में आ गई, अनुपात में बराबर नहीं, अनुपात के रूप में आ गई, ये कोण भी बराबर आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं इसको SAS नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये सवाल कठिन लगा हो, पर यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली और समझने का प्रयास कर लिया, इसको जैसे बराबर किया था इसी तरीके से आपको इसको भी बराबर करना है तो कर सकते हो। और करके भी लिखोगे तो ये कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। आपको थोड़ा समझने में समय लग सकता है, पर आपने प्रैक्टिस कर ली तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे। और यदि आपने बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में गए तो कभी भी ये सवाल हल नहीं होगा। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप जब हल करोगे तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा जब प्रैक्टिस की होगी तो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।